नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए नया समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि इससे पूर्व मध्य में शांति आएगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में परेशानी पैदा कर सकते हैं। समझौते के बाद ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरीके से आवाजाही खोल दी जाएगी और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है। ट्रंप का दावा है कि इस समझौते से ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि समझौते से साफ तौर पर यह बात जो है समझौते में शामिल की गई है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका समय समय पर इसकी जांच भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या फिर नहीं। हालांकि अभी तक समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए यह साफ नहीं है कि जांच कैसे होगी और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इजराइल भी इस समझौते को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार रखना नहीं दिया जाएगा। उनका मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। एक और चिंता यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई दशकों से खराब रहे हैं। ऐसे में किसी भी छोटे विवाद से समझौते पर असर पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी कई शर्तें रखी गई हैं। ईरान को तभी प्रतिबंधों में राहत मिलेगी जब वह परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखाएगा। अगर ईरान शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मध्य पूर्व के दूसरे देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में ईरान का प्रभाव है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इन क्षेत्रों में तनाव कम करने में सहयोग करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझौते पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल यह समझौता दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे युद्ध का खतरा कम हो सकता है और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। कुल मिलाकर समझौता जरूरी हो गया है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, इजराइल की चिंताएं और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले महीने में यह समझौता जमीन पर कितना सफल साबित हो सकता है। खान सर और रोशन आनंद के विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु के बीच चल रहे विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी के शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की सोच का बात किया गया है। गया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहती है जिसमें भविष्य में कोचिंग सेंटरों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी और सरकारी स्कूल ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनेंगे। गया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को इतना सक्षम और आधुनिक बनाना है कि छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि केवल सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि छात्रों की पहली और अंतिम पसंद बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मॉडल स्कूल में आम परिवारों के बच्चों के साथ साथ नेताओं, डॉक्टरों और प्रभावशाली लोगों के बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं और शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और योग्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तो निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम हो जाएगी। यही कारण है कि सरकार शिक्षा सुधारने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में चल रहे प्रयासों का भी उल्लेख
उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य के 221 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनका कहना था कि उच्च शिक्षा को गांव और कस्बों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि छात्रों तक शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करना उनको ना करना पड़े। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर कुछ युवकों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। यह घटना शहीद स्मारक के पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई, जहां सीजेपी नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम में सुधार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दिपके अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ युवक अचानक उनपे करीब उनके पास पहुंचे और हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और कई युवकों को हिरासत में लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और मामले की जांच जारी है। हमले के कुछ समय बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि शारीरिक हमला डर और कायरता की निशानी है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी और वे हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। अपने संदेश में दिपके ने यह भी लिखा कि फिजिकल अटैक डर और कायरता की निशानी है और हम अपनी आवाज शांति से उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखते हैं और समाज में बदलाव की लड़ाई प्यार, संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। अभिजीत दिपके ने इस मौके पर एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका कहना है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों की जवाबदेही तय करना उनको चाहिए और सीजेपी लगातार छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को उठाने का दावा करती रही है। घटना के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला करने वाले कुछ लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आशुतोष ने कहा कि कथित हमलावरों की पहचान कर ली गई है और पार्टी जल्द ही उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करेगी। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया पैदा की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाने वाले पर हमला करना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सिसोदिया ने इसे कायराना हरकत बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल सीजेपी का ये प्रदर्शन नीट परीक्षा के कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। हाल ही के दिनों में पार्टी ने इन विषयों पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रदर्शन किए हैं और युवाओं से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संदेश जारी कर नागपुर में होने वाले प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे 16 जून की शाम संविधान चौक पर एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं। दिपके ने यह भी कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में हुई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए ने सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है।
पेपर लीक विवाद के बाद होने जा रही इस परीक्षा को निष्पक्ष और सुनिश्चित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। 21 जून को देश भर में री एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों छात्र शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट प्रश्न पत्र लीक होने के कई दावे सामने आए थे। हालांकि एनटीए ने ऐसे सभी दावों को फर्जी और भ्रामक बताया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरीके से सुरक्षित है और छात्रों को अफवाह से दूर रहना चाहिए। परीक्षा की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कई स्तरों पर निगरानी बढ़ाई है। फर्जी पेपर लीक, दावों और ऑनलाइन ठगी के मामले पर नजर रखने के लिए साइबर एजेंसी को भी सक्रिय किया गया है। एनटीए ने विशेष पोर्टल भी शुरू किया है, जहां छात्र फर्जी पेपर लीक और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए इस बार कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की अवधि बढ़ा दी गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। इससे छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए अधिक प्रभावी समय मिल सकेगा। इसके अलावा रफ वर्क के लिए अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी। पहले प्रश्न पुस्तिका में केवल 2 रफ पेज दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 पेज कर दिया गया है। पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया पर भी पूरी तरीके से बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और उनकी बाहरी संपर्क व्यवस्था सीमित कर दी गई है। इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र की गोपनीयता को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है। सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने, फर्जी सूचना फैलाने या नकल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एनटीए और केंद्र सरकार परीक्षा की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल 21 जून को होने वाली नीट पर पूरे देश की नजर है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराना एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें TV7 भारत। नमस्कार।